चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वी डिड फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, वी डिड फ्लोटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट इन द लास्ट क्लास। तो नाउ वी आर गोइंग टू डू करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है। तो एक्सचेंज रेट का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट के तीन चार अकाउंट्स होते हैं, तीन अकाउंट्स होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट एंड एक होता है फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है। तो व्हाट इज एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली records all of the monetary transactions between residents of a country and rest of the world। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर लेट्स से पाकिस्तानी लोग हैं तो पाकिस्तानी लोग और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के दरमियान जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, दोज आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है। एंड वी विल हैव थ्री अकाउंट्स: करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है। तो हमारे सिलेबस का पार्ट सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन ओ लेवल्स और आईजीसीएसई इकोनॉमिक्स। ठीक है। टाइम टाइम। ठीक है। अब चलो, हमारे पास आ रहा है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में हमारे पास क्या चीजें होती है? तो करंट अकाउंट में हमारे पास नंबर वन आता है विजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड का मतलब क्या है? विजिबल क्या चीज होती है? गुड्स, राइट। गुड्स होते हैं जो विजिबल होते हैं। फोन हो गया, या कोई फर्नीचर हो गया, कोई क्रॉप हो गया, ये सारे। लेट्स से पाकिस्तान मैंगो एक्सपोर्ट करता है तो फ्रूट हो गया। ऑल ऑफ दोज आर विजिबल गुड्स। ठीक है। तो विजिबल है तो विजिबल ट्रेड मीनिंग कि हमारी कितनी एक्सपोर्ट हुई है माइनस कितनी इंपोर्ट हुई है गुड्स की। ठीक है। तो वो हमारे पास आ जाएगा विजिबल ट्रेड। फिर करंट अकाउंट में हमारे पास आता है इनविजिबल ट्रेड। तो विजिबल इज गुड्स, इनविजिबल इज सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, बीच में बहुत बड़ा ट्रेंड आया था पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का, कि हम वी वर वन ऑफ द मेजर, या वी वन ऑफ द मेजर कंट्रीज जो फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे रही थी बाहर वाले क्लाइंट्स को। ठीक है। जैसे फाइवर पे या अपवर्क पे और बहुत सी और वेबसाइट्स हैं। तो इनविजिबल ट्रेड क्या होगा कि सर्विसेज जो आप ट्रेड कर रहे हो, जो आप लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू आर डिजाइनिंग अ लोगो फॉर समवन, दैट्स अ सर्विस। ठीक है। अगर आप बाहर लेक्चर दे रहे हो, पढ़ा रहे हो, दैट्स अ सर्विस। आप कोई कोर्स बेच रहे हो, सर्विस है। ठीक है। तो इनविजिबल ट्रेड क्या हुआ? वही चीज, सर्विसेज की कितनी सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही हैं माइनस कितनी सर्विसेज इंपोर्ट हो रही हैं। फिर हमारे पास आता है नेट इनकम रिसीव्ड और मेड इन पेमेंट फॉर यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ये चार हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो बेसिकली के नेट इनकम रिसीव्ड और मेड इन पेमेंट फॉर यूज ऑफ लेबर ऑफ अदर कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से पाकिस्तान है, हमारा काफी ज्यादा लेबर कहाँ काम करता है? मिडिल ईस्ट में काम करता है ना। मिडिल ईस्ट मतलब सऊदीया हो गया, यूएई हो गया, कुवैत, बहरीन वगैरह, इन जगहों पे हमारा लेबर काम कर रहा होता है। तो जो पैसे लेबर को मिल रहे होते हैं तो वो पाकिस्तान अपने पास रिकॉर्ड करता है। क्यों रिकॉर्ड करेगा? बिकॉज ऑब्वियसली वो जो इन सिटीजन है वो कहाँ का है? वो पाकिस्तान का सिटीजन है। मोस्ट प्रोबेबली वो अगर पैसे देगा तो कहाँ भेजेगा वो पैसे? अपनी फैमिली को पाकिस्तान में भेजेगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। तो हमारे पास में दो चीजें हैं: इनकम डेबिट्स। इनकम डेबिट्स क्या होते हैं? दीज आर कैश आउटफ्लोज, जो हम पैसे दे रहे होते हैं। तो एज अ कंट्री अगर हम पैसे दे रहे हैं टू दोज पीपल जो कि ओवरसीज रेजिडेंट्स हैं बट दे आर वर्किंग इन द कंट्री। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने किसी ब्रिटिश बंदे को हायर किया हुआ है, राइट। तो वो क्या होगा? मेरा इनकम डेबिट होगा। क्यों? बिकॉज मैं उसको पैसे दे रहा हूँ। वो पैसे कहाँ लेके जा रहा है? मुल्क से बाहर लेके जा रहा है। ठीक है। सिमिलरली इनकम क्रेडिट्स क्या होगा? इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, कि वो पैसे जो मेरे कंट्रीमैन को मिल रहे हैं अब्रॉड, जैसे वही बात कि मिडिल ईस्ट में जो रियाल में लेट्स से सैलरी मिल रही है पाकिस्तानियों को, वो क्या होगा? वो इनकम क्रेडिट हो जाएगा। वो हमारे लिए क्या है? इनफ्लो है। ठीक है। तो जब हम इनफ्लो को माइनस करते हैं, नेट इनकम रिसीव्ड इज द इनफ्लो एंड नेट इनकम मेड इज द आउटफ्लो।
तो हमारे पास जो अमाउंट आती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी इनकम। तो नेट प्राइमरी इनकम क्या होगा, नेट इनकम रिसीव्ड माइनस नेट इनकम पेड। कोई मसला? हम्म, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा नेट करंट ट्रांसफर्स। ये क्या होता है, दिस इंक्लूड्स पेमेंट्स बिटवीन गवर्नमेंट्स फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है, एंड अदर ट्रांजैक्शंस दैट इन्वॉल्व पेमेंट्स फॉर नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। क्या मतलब हुआ कि इनका प्रोडक्शन से या इनका लेबर से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे पाकिस्तान काफी अरसे तक किस पे रिलाई करता आया था, एक चीज होती है आप लोगों ने देखा होगा काफी, यूएस एड। यूएस एड पता है आपको क्या होती है? ठीक है, चलो ऐसे देखते हैं, रीसेंट टर्म्स में बात करते हैं। रिसेंट में पाकिस्तान और सऊदीया का एक अग्रीमेंट हुआ है। क्या अग्रीमेंट हुआ है? वो जो अभी रिसेंटली हुआ था हम्म, कि मतलब उन पे अटैक हुआ तो मतलब पाकिस्तान पे अटैक होगा। एग्जैक्टली कि इन्होंने एक डिफेंस, यूनाइटेड डिफेंस स्ट्रेटेजी बनाई है कि भाई अगर सऊदीया पे अटैक हुआ इसका मतलब है पाकिस्तान पे अटैक हुआ, अगर पाकिस्तान पे अटैक हुआ इसका मतलब है सऊदीया पे अटैक हुआ। फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये किसको ज्यादा बेनिफिट करेगा, सऊदीया को या पाकिस्तान को? ज्यादा किसको बेनिफिट करेगा? पाकिस्तान। ज्यादा ये सऊदीया को बेनिफिट करेगा। क्यों? बिकॉज पाकिस्तान इज केपेबल ऑफ डिफेंडिंग देमसेल्व्स ऑन देयर ओन। हम एक न्यूक्लियर पावर है ना, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारा क्या है कि हम एक न्यूक्लियर पावर है, तो नो वन ट्राइज टू मेस विद अस। सही है। तो इसी वजह से क्या होगा कि इस अग्रीमेंट से सऊदीया को ज्यादा बेनिफिट है, बिकॉज सऊदीया की खुद की कोई मिलिट्री खास नहीं है। उनकी जो खुद की मिलिट्री है दे आर नॉट वेरी केपेबल। तो पाकिस्तान जब उनको हेल्प करेगा तो सऊदीया की स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब सोचो पाकिस्तान ऐसा अग्रीमेंट क्यों एंटर कर रहा है, व्हाई इज पाकिस्तान डूइंग दिस? ताकि सऊदी से रिलेशनशिप अच्छी होगी, ओके एंड ट्रेड वगैरह बढ़ जाए। ट्रेड वगैरह बढ़ जाए, रिलेशनशिप्स अच्छे हों, प्लस पैसा। ऐसा भी होगा, राइट, ट्रेड तो बढ़ेगी तो पैसा सऊदीया भी। क्या करेगा, पाकिस्तान को पे करेगा। ठीक है, तो वो किस में काउंट होगा, नेट सेकेंडरी इनकम में काउंट होगा, कि जब आपको दूसरे मुल्क की गवर्नमेंट्स हेल्प कर रही हो, जब आपको दूसरे मुल्क की गवर्नमेंट्स फंड कर रही हो, पैसे दे रही हो। यूएस एड का ये चक्कर था कि भाई अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत अभी हिस्ट्री का अगर आप दे चुके हो दे रहे हो, तो उसमें एक टाइम था हमारे पास जब अफगानिस्तान में यूएस आया था। सही है, तो अफगानिस्तान में जब यूएस आया तो पाकिस्तान अलाउड यूएस टू यूज देयर पेशावर एयरबेस, क्योंकि ऑब्वियसली यूएस और अफगानिस्तान में बहुत फर्क है, मीलों का, हजारों मीलों का फर्क है, राइट। तो यूएस को एक जगह चाहिए थी जहां से वो अपने अपनी एयर क्या कहते हैं, एयर अटैक्स कर सकें या बेसिकली ये सारी चीजें कर सकें, एक बेस चाहिए थी, तो पाकिस्तान ने अलाउ किया था उनको बेस। पाकिस्तान ने जब बेस अलाउ किया तो यूएस की क्या हुआ, यूएस ने हमें पे किया। सही, यूएस ने हमें फाइनेंशियली हेल्प करी, फाइनेंशियली उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें पे किए, जस्ट सो दैट दे कुड अटैक अफगानिस्तान, जस्ट सो दैट दे कुड एंटर इनटू अफगानिस्तान। तो ये क्या चीज है कि हम जब किसी और मुल्क को हेल्प करें तो दे कुड पे अस मनी। तो यही चीज आपकी नेट सेकेंडरी इनकम में काउंट होती है, कि जहां पर हमारे पास बाहर से इंटरनेशनली कोई भी गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही हो किसी भी रीजन की वजह से, अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्टिव रीजंस। प्रोडक्टिव रीजंस का मतलब है ट्रेड से हटा के, तो ट्रेड से हटाकर अगर आपको कोई पैसे दे रहे हो, सही है, जैसे कोई भी एड है, जैसे बीच में, जरूरी नहीं ऐसी एड हो, ऐसा भी हो सकता है अभी फॉर एग्जांपल बीच में 2022 में आई थिंक सवात में फ्लड्स आए थे, बहुत डेडली फ्लड्स आए थे, है ना। तो उस केस में क्या हुआ था, उस केस में कनाडा ने $1 बिलियन की एड करी थी, यूएस ने एड करी थी। तो वो सारी एड क्या है, वो सारी एड जो हमें रिसीव हो रही है, दैट इज पार्ट ऑफ नेट सेकेंडरी इनकम। सही है। तो डेबिट्स आउटफ्लो मतलब अगर हम किसी को दे रहे हैं, दिस विल इंक्लूड फाइनेंशियल एड, डोनेशंस, पेंशन एक्सेट्रा टू ओवरसीज रेजिडेंट्स। पेंशन इसमें क्यों काउंट हो रही है, बिकॉज पेंशन इज अ नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। पेंशन क्या होता है? टाइम की बात होती है। एग्जैक्टली exactly. तो क्या जो बंदा काम, क्या क्या वो बंदा काम कर रहा होगा? काम तो नहीं कर रहा, वो इसका मतलब है वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी में काम ही नहीं कर रहा, मींस कि वो प्राइमरी इनकम का पार्ट, अगर वो काम कर रहा होता तो वो प्राइमरी इनकम का पार्ट होता। लेकिन सिंस वो काम नहीं कर रहा, वो रिटायर्ड हो गया, लेकिन हम फिर भी उसको पैसे दे रहे हैं, तो वो सेकेंडरी इनकम का पार्ट होगा। ठीक है। फिर फॉरेन गवर्नमेंट्स, ठीक है, उनको पेमेंट देना, टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटीज पेड बाय कंट्री सिटीजन ऑन फॉरेन परचेजेस। क्या मतलब हुआ इसका, कि भाई फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट, अगर जो लेट्स से जो हम लोग टैक्स पे कर रहे होते हैं ऑन अदर कंट्रीज
परचेजेस, फॉर एग्जांपल इफ आई एम ऑर्डरिंग फ्रॉम यूएस, तो मैं जो टैक्स दे रहा हूँ तो वो यूएस के पास जा रहा है, मेरे पास आ रहा है, यूएस के पास जा रहा यूएस के पास जा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नेट सेकेंडरी आउटफ्लो हो गया वो। ठीक है, सेल्स टैक्स की बात हो रही है, नॉट टॉकिंग अबाउट कस्टम टैक्स। इंपोर्ट टैक्स अलग होता है और सेल्स टैक्स वगैरह अलग होता है। ठीक है, फिर क्रेडिट्स इन इनफ्लो विल इंक्लूड फाइनेंशियल एड, डोनेशंस, पेंशन पेमेंट्स एक्सेट्रा टू कंट्री सिटीजंस। उन लोगों को पैसा जो लेट से बाहर से काम करके आए हैं और अभी शायद पाकिस्तान में ही है, उनको जो पेंशन का पैसा मिल रहा है वो हमारे पास नेक्स्ट सेकेंडरी इनकम में आएगा, इनफ्लो में आएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है, टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटीज पेड बाय ओवरसीज रेजिडेंट्स ऑन कंट्रीज परचेजेस। मीनिंग कि हमारे गुड्स कोई बाहर से खरीद रहा है तो हमें सेल्स टैक्स दे रहा होगा ना, या वो हमें फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई एक्साइज टैक्स। आप लोगों को क्या होता है, टैक्स में। एक्साइज टैक्स होता है आपके पास वो टैक्स जो आप पे करते हो ऑन हार्मफुल गुड्स, ऑन डीमेरिट गुड्स। तो वो टैक्स जो आप पे करते हो ऑन डीमेरिट गुड्स है, हमारे पास क्या होगा, एक्साइज टैक्स होगा। ठीक है, तो credits will include financial aid, donations, pension payments to country citizens working abroad and countries government and tax and excise duties paid by overseas residents on countries purchases। तो जितना पैसा मिला, जितना पैसा दिया, उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट सेकेंडरी इनकम। ठीक है, अब जरा इसकी एग्जांपल है। ठीक है, कि लेट से विजिबल एक्सपोर्ट्स हमारी कितनी है, 6 बिलियन डॉलर की है। लेट से विजिबल इंपोर्ट्स हमारी कितनी है, 13 बिलियन डॉलर्स की है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो गया, -7 हो गया। ठीक है, फिर इनविजिबल एक्सपोर्ट्स हमारी लेट से 4 बिलियन डॉलर्स की है। इनविजिबल इंपोर्ट्स लेट से हमारी 3 बिलियन डॉलर्स की है। तो 1 बिलियन डॉलर का हमारा क्या हो गया, बैलेंस ऑन सर्विसेज। पहले ट्रेड था, अब सर्विसेज था। सही है, तो अब क्या होगा उसके बाद, लेट से हमने नेट प्राइमरी इनकम कैलकुलेट किया, 2 बिलियन आ रहा है। नेट सेकेंडरी इनकम काउंट किया, 1.5 बिलियन आ रहा है। जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो या तो हम नेगेटिव में आएंगे या तो हम पॉजिटिव में आएंगे। इस केस में हम नेगेटिव में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, -7 +1 +2 +1.5। इसका आंसर -2.5 आएगा, आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा करंट अकाउंट किस में है, डेफिसिट में है, या उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, खसारे में। हम खसारे में, नेगेटिव है, मीनिंग के हमारे पास से पैसा जा ज्यादा रहा है और आ कम रहा है। तो इस केस में पहली बात तो इसके कॉजेस क्या है, ऐसा कब होता है। तो भाई ऐसा तब होता है, नंबर 1, जब ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट हो। क्या मतलब है इसका, ओवर वैल्यूड, हमने कल ही पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक होता है रीवैल्यू और एक होता है डी वैल्यू, है ना। ये दोनों कौन करती हैं, गवर्नमेंट करती है, करेक्ट। रीवैल्यू का मैंने क्या बताया था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रीवैल्यू करा था अपनी करेंसी, ताकि वो डॉलर को, डॉलर कम रहे हमारा और हमारी करेंसी की वैल्यू ज्यादा रहे। अपनी करेंसी बेचना शुरू कर दी थी, सेल करना शुरू कर हाँ, अपनी करेंसी बेचना शुरू कर दी, नहीं अपनी करेंसी बेचना नहीं, अपनी करेंसी खरीदना शुरू कर दी ताकि डिमांड क्रिएट हो उसकी। ठीक है, डी वैल्यू का मतलब क्या होता था, कि हम अपनी करेंसी बेचना शुरू करें ताकि उसकी डिमांड कम हो, ताकि उसकी सप्लाई बढ़ जाए। ठीक है, तो जब हमारी करेंसी ओवर वैल्यू होती है, मीनिंग के $1 शुड बी इक्वल टू 200-250 रुपए, लेकिन गवर्नमेंट जानबूझ के $1 इज इक्वल टू 180 रुपीज का चला रहा है। इसका मतलब पर डॉलर जो डिफरेंस 70 रुपीज का आ रहा है, कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है। गवर्नमेंट जब ये दे रहा है तो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस नेगेटिव में आ जाएगा। फिर इकोनॉमिक बूम, इससे कैसे डेफिसिट आता है, क्योंकि जब इकोनॉमिक बूम होगा, इकोनॉमिक बूम का मतलब क्या है, कंट्री बहुत अच्छे से काम कर रही है, कंट्री बहुत तरक्की कर रही है, कंट्री में जो है लेट्स से बहुत सारी इनकम्स, जॉब्स क्रिएट हो रही है, लोगों के पास बहुत पैसा आ रहा है। तो जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो पीपल विल सेंड स्पेंड मनी ऑन इंपोर्ट्स। लोग इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे, बाहर से गुड्स खरीदना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से करंट अकाउंट मेरा माइनस में, डेफिसिट में आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, डिक्लाइन इन कंपेटिटिवनेस ऑफ एक्सपोर्ट्स। कंपेटिटिवनेस का क्या मतलब हुआ, कि भाई डिक्लाइन इन, हमारी एक्सपोर्ट्स अब उस काबिल नहीं रही, मीनिंग कि हमारी एक्सपोर्ट्स की अब वो क्वालिटी नहीं रही। अब बाकी जो कंट्रीज है वो हमसे ज्यादा अच्छी चीज बेच रही हैं एट अ चीपर प्राइस। तो इन दैट केस ऑब्वियसली लोग हमसे नहीं खरीदेंगे, दूसरी कंट्री से खरीदेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, चीपर हो गया। तो डिक्लाइन इन कंपेटिटिवनेस ऑफ एक्सपोर्ट्स। फिर इन्फ्लेशन, महंगाई। तो जब महंगाई होगी तो वंस अगेन प्राइसेस बढ़ जाती हैं,
प्राइसेस बढ़ने की वजह से आपके पास क्या होगा, लोग फिर लोकल गुड्स प्रेफर नहीं करेंगे, इंपोर्टेड गुड्स प्रेफर करेंगे, जिससे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में आ जाएगा। सॉरी। फिर रिसेशन इन अदर कंट्रीज, अगर बाकी कंट्रीज में रिसेशन है, रिसेशन का मतलब होता है इकोनॉमिक बूम का उल्टा। इकोनॉमिक बूम का मतलब है लोगों के पास बहुत पैसे हैं, लोग बहुत खरीदारी करेंगे। रिसेशन का मतलब उल्टा है, लोगों के पास पैसे नहीं है और लोग खरीद नहीं सकते, लोगों के पास परचेजिंग पावर कम हो गई है। सही है। तो जब इकोनॉमिक रिसेशन होगा मींस कि लोग बाइंग कम कर देंगे बाहर वाले, तो क्या वो हमसे खरीदेंगे? एक्सपोर्ट से मतलब अंदर कम पे इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो अंदर से ही खरीदेंगे। हाँ, मतलब क्या वो हमसे डोमेस्टिक। खरीद रहे हैं? जी। हमसे क्यों खरीदेंगे? इम्पोर्ट नहीं, इम्पोर्ट बंद हो क्योंकि जाएगा। रिसेशन इन अदर कंट्रीज है। लेट्स से यूएस में कोई रिसेशन आया है, सही है, तो हमें पता है कि यूएस के लोग हमसे गुड्स खरीदते थे, लेकिन अब यूएस में रिसेशन है तो यूएस वाले लोकल गुड्स परचेज करेंगे, पाकिस्तानी गुड्स परचेज नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगी। हमारी इन द सेंस पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगी? गिर जाएंगी, जिसकी वजह से हम करंट अकाउंट डेफिसिट में आ जाएगा। फिर बोरोइंग मनी, पैसा बोरो करना। गवर्नमेंट अगर पैसे बोरो कर रही है फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से हम पैसा बोरो कर रहे हैं, तो उस पर हम हैवी इंटरेस्ट दे रहे होते हैं और इंटरेस्ट सालाना जा रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट नेगेटिव में चला जाता है। अब इससे होगा क्या, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ करंट अकाउंट डेफिसिट? कि अगर डेफिसिट होता है तो व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट? तो भाई जब डेफिसिट होगा तो आपकी ग्रोथ क्या हो जाएगी कंट्री की? कम हो जाएगी, कंट्री ज्यादा तरक्की नहीं कर सकती। फिर बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। सही है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी। वाई? बिकॉज एज आई सेड एक्सपोर्टर्स के पास डिमांड ही कम हो जाएगी, है ना? तो क्या वो लोगों को हायर करेंगे? नहीं, उल्टा वो लोगों को निकालना शुरू करेंगे, बिकॉज उनका प्रॉफिट कम हो रहा होगा। तो दैट इज वाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो लोगों के पास पैसे कम होंगे, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा। फिर कैपिटल का आउटफ्लो, क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि लोग फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर तो कोई फायदा ही नहीं है ना इन्वेस्टमेंट का, बिकॉज यहाँ तो तरक्की ही नहीं हो रही, यहाँ तो लोअर ग्रोथ है, इस वजह से लोग यहाँ से पैसा निकाल के कहीं और इन्वेस्टमेंट, किसी और कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर इसकी वजह से बोरोइंग मुल्क में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, लोग ज्यादा उधार लेना शुरू हो जाएंगे। वाई? बिकॉज पीपल माइट नॉट इवन बी एबल टू अफोर्ड नेसेसिटीज, जिसकी वजह से लोग उधार लेना शुरू कर देंगे। फिर लॉस ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, जो हम देख चुके हैं कि भाई अब लेट्स से यहाँ पर था, हाँ, कि जो 250 रुपीज का डॉलर चलना चाहिए था हम 180 का चला रहे हैं, तो 70 रुपीज गवर्नमेंट दे रही है ना फॉरेन करेंसी रिजर्व से, तो वो खत्म हो जाएगा, लोअर एक्सचेंज रेट हो जाएगा। ठीक है। अब इट विल डिपेंड अपॉन टू थिंग्स, कि भाई डेफिसिट कितना बड़ा है। बहुत छोटा सा डेफिसिट डेफिसिट है, 0.01 मिलियन का है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। तो बहुत स्मॉल डेफिसिट है, इतना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अगर ये $10 बिलियन का या 5 मिलियन या बिलियन या $1 बिलियन का आपके पास आउटफ्लो है, नेगेटिव डेफिसिट है, इसका मतलब क्या है कि भाई वरी, इट इज वरीसम, या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू करेक्ट इट। ठीक है। फिर देखा जाता है टाइम, मीनिंग कितने अरसे तक के लिए। अगर 2000 लेट से सिर्फ 25 में डेफिसिट आया है, उससे पहले हम पॉजिटिव में चल रहे थे, तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि एक ही साल मसला आया है, शायद हम दोबारा ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर लेट से सालों से डेफिसिट चलता हुआ आ रहा है, तो दैट मीन्स कि एक वक्त आएगा डेफिसिट बहुत ज्यादा हो जाएगा और हम फिर पैसे नहीं दे पाएंगे, जिससे की वजह से हमें ज्यादा मजीद बोरोइंग करनी पड़ेगी। ठीक है। अब हाउ डू वी करेक्ट अ डेफिसिट? हम इस डेफिसिट को ठीक कैसे करें? नेगेटिव में है ना, माइनस में है, तो हम माइनस से पॉजिटिव में कैसे आए? तो भाई पहला तरीका क्या है? डू नथिंग, कुछ भी नहीं करो। क्यों नहीं करो? बिकॉज जो हमने कल एक पढ़ा था फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, तो जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो खुद ब खुद करेक्ट कर देता है। कैसे? हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब एक करेंसी डेप्रिशिएट होती है तब एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ जाती है, इंपोर्ट की डिमांड कम हो जाती है। लेकिन थोड़े अरसे बाद ही क्या होता है कि डिमांड फॉर करेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, सप्लाई करेंसी बहुत कम होती है, जिससे मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है और जिसकी वजह से हम वापसी अप्रिशिएट हो जाते हैं। ठीक है। तो डू नथिंग, लेट से करंट अकाउंट डेफिसिट में है, इसका मतलब क्या है? इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट, तो एक वक्त आएगा इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि डिमांड फॉर करेंसी बहुत कम है और सप्लाई ऑफ करेंसी बहुत, तो मार्केट में क्या क्रिएट हुआ? सरप्लस क्रिएट हो गया, एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो गई। अब सरप्लस क्रिएट होने के बाद क्या होगा? करेंसी आपकी डेप्रीशिएट हो जाएगी, राइट, वैल्यू उसकी
गिर जाएगी। अब करेंसी की वैल्यू जब गिर जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका एक्सपोर्ट्स की प्राइसेस कम हो जाएंगी, इंपोर्ट्स की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डिमांड कम और एक्सपोर्ट की डिमांड, और डेफिसिट फिर हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट कम हो रहा है और एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, इनफ्लो ज्यादा हो रहा है, आउटफ्लो कम हो रहा है। फिर आप क्या कर सकते हो? यूज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। क्या मतलब है? फिस्कल हम ऐसे पढ़ चुके हैं, लेकिन होता क्या है फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी इज बेसिकली कि जहां गवर्नमेंट अपने बजट को कंट्रोल करती है। मीनिंग बजट में दो चीजें आती हैं हमारे पास, गवर्नमेंट टैक्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ा सकती है और अपनी स्पेंडिंग को कम कर सकती है। तो जब टैक्सेस बढ़ जाएंगे तब लोगों के पास पैसे कम होंगे, बढ़ेंगे? जब लोगों के पास पैसे कम होंगे तो क्या लोग इंपोर्टेड गुड्स खरीदेंगे या डोमेस्टिक गुड्स खरीदेंगे? डोमेस्टिक खरीदेंगे। तो इंपोर्ट्स हमारी कम हो जाएंगी और करंट अकाउंट ठीक हो जाएगा। फिर क्या चीज है? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें हम इंटरेस्ट रेट को देखते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट हम कम कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट क्या है? इट इज द रेट एट विच वी बोरो लोन्स, राइट? तो अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, सॉरी, तो लोग ज्यादा बोरो करेंगे, कम बोरो करेंगे? जब लोग कम बोरो करेंगे तो लोग क्या करेंगे? अपने पास इन्वेस्टमेंट कम होगी उनकी, है ना? प्लस जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोग स्पेंड कम करेंगे, सेव ज्यादा करेंगे, बिकॉज सेविंग से उनको फायदा है ना। अगर सेव करेंगे तो हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो सेव ज्यादा करेंगे, स्पेंड कम करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? लोगों की स्पेंडिंग कम होगी एंड पीपल विल स्पेंड लेस ऑन इंपोर्टेड गुड्स, जिससे आपकी करंट अकाउंट ठीक हो जाएगा। फिर यूज प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। देखो, करंट अकाउंट डेफिसिट में एक बड़ी वजह आने की क्या है कि इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रही है आपकी। तो ये तीनों चारों तरीके आप देखो तो उससे हम इंपोर्ट अपनी कम करना चाह रहे हैं। तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेड बैरियर लगा दो, आप फॉर एग्जाम्पल बैन लगा दो, आप बैन लगा दो कि भाई बाहर से कोई भी गुड नहीं आएगा। या आप फॉर एग्जाम्पल जो है वो क्या कहते हैं, हाई टैक्स लगा दो, हाई कस्टम ड्यूटी लगा दो। जैसे गाड़ियों पे 300-400% ड्यूटी है कि अगर आप बाहर से मंगवा रहे हो तो 300-400% आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो लोग बाहर से नहीं मंगवाते, बाहर से कम मंगवाते हैं। सही है। तो फॉरेन गुड्स की जब प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो आपकी इंपोर्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली कम, जिससे डेफिसिट आपका कम हो जाएगा। अब अगर करंट अकाउंट हमारा सरप्लस में है, फिर क्या करेंगे भाई? तो भाई पहली चीज क्या हमें देखना है, इसकी कॉजेस क्या है भाई? सरप्लस का मतलब क्या है? कि पैसा आ कम ज्यादा रहा है, जा कम रहा है। सरप्लस का मतलब हमारे पास पैसा ज्यादा पड़ा हुआ है ना, तो इनफ्लो ज्यादा हो रहा है, आउटफ्लो कम हो रहा है। ठीक है। इसका रीजन क्या है भाई? पहली बात, हो सकता है हमारा कंपेरेटिवनेस बहुत बढ़ गया हो। क्या मतलब है कंपेरेटिवनेस का? कि हो सकता है हम लोग बहुत अच्छे हो गए हो, हमारी एक्सपोर्ट की क्वालिटी बहुत जबरदस्त हो गई हो, अब लोग हमसे ही खरीद रहे हैं। तो अगर लोग हमसे ही खरीदेंगे तो एक्सपोर्ट्स की प्राइसेस क्या हो जाएंगी? एक्सपोर्ट्स की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फिर ग्रोथ इन फॉरेन कंट्रीज, तो बाकी जो बाहर के मुल्क हैं उनमें बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो बाहर के लोगों के पास पैसे आ रहे हैं तो हमारे गुड्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है। फिर हाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब है? कि बाहर के इन्वेस्टर्स आपके मुल्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब वो आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे तो वो डॉलर लेकर आएंगे, जिससे आपका करंट अकाउंट सरप्लस में आ जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट। आपका एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो रहा है, कम हो रहा है, वैल्यू गिर रही है। तो जब वैल्यू गिरेगी तो आपको पता है आपका इंपोर्ट कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा। फिर हाई डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट ज्यादा, इसका मतलब क्या है? लोग सेव ज्यादा करेंगे, स्पेंड कम करेंगे, तो इससे वंस अगेन इंपोर्ट आपकी कम रहेगी। फिर क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? कि आप किसी से ट्रेड ही नहीं कर रहे। जैसे दुनिया में क्लोज्ड इकोनॉमी के बहुत कम मिसालें हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया आप कह सकते। नॉर्थ कोरिया डज नॉट ट्रेड लीगली। लीगली उनकी क्लोज्ड इकोनॉमी। इलीगली वो ट्रेड करते हैं, इलीगली वो स्मगलिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। जो ये ड्रग्स वगैरह सबसे ज्यादा आते हैं वो नॉर्थ कोरिया से आते हैं। ठीक है। तो इलीगली वो काफी ट्रेड करते हैं, लेकिन लीगली उनकी कोई ट्रेड नहीं है। इट्स अ क्लोज्ड इकोनॉमी। सही है। अच्छा, अब कॉन्सिक्वेंसेस। सर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? देखना कि जब आपका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, इंपोर्ट बहुत कम है, तो दैट मीन्स आपके लोग तरक्की कर रहे हैं ना, आपकी मुल्क तरक्की कर रहा है। इसका मतलब है लोकल बिजनेसेस के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, लोकल बिजनेसेस थ्राइव कर रहे होंगे, उनके पास कस्टमर ज्यादा होंगे, दे विल बी हायरिंग पीपल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। ठीक है। ऑल ऑफ दैट वुड लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर इससे सबसे बड़ा मसला क्या है? एप्रिसिएशन हो जाती है। हमने जैसे पढ़ा है
क्या डेप्रिसिएशन जब होती है, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, इंपोर्ट बहुत कम हो जाता है, तो एक वक्त आता है कि भाई डिमांड फॉर करेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई फॉर करेंसी, तो दिस क्रिएट्स अ शॉर्टेज इन द मार्केट, और शॉर्टेज से आपकी करेंसी क्या हो जाएगी, अप्रिशिएट कर जाएगी। ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, इंप्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स, तो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, इन्फ्लेशन आने के चांसेस है। हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन पढ़ी है, उसमें क्या होता है कि जब आपके मुल्क में डिमांड, टोटल डिमांड इतनी ज्यादा हो जाए कि वो सप्लाई को एक्सीड कर जाए, बहुत ज्यादा हो जाए डिमांड, कि अब खरीदने वाले बहुत ज्यादा है, बेचने वाले बहुत कम है, इस केस में क्या होता है, प्राइसेस हम बढ़ा देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब करंट अकाउंट सरप्लस कैसे बढ़ाएं सर, कैसे ठीक करें, क्योंकि इसको भी ठीक करना पड़ेगा। देखो, एज अ गवर्नमेंट मैं ये नहीं चाहता कि मेरा करंट अकाउंट सरप्लस में हो या करंट अकाउंट डेफिसिट में, हम चाहते हैं बैलेंस रहे, क्योंकि बैलेंस रहेगा ना तो वो ज्यादा सस्टेनेबल है। अगर मैं करंट अकाउंट सरप्लस पे ही चला जाऊं, इससे होता पता क्या है, इससे होगा ये कि आपको जो है वो बाद में आपकी एक्सपोर्ट बहुत महंगी हो जाएगी, इंपोर्ट बहुत सस्ती हो जाएगी, तो लोग बाहर से खरीदना शुरू कर देंगे और आपके कस्टमर्स जो बाहर आपसे परचेज करें वो आपसे नहीं परचेज करेंगे। ठीक है, तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। अब हाउ डू वी करेक्ट अ करंट अकाउंट सरप्लस? भाई पहली चीज, डू नथिंग, कुछ भी नहीं करो, क्योंकि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, अप्रिसिएशन होगी, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। फिर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इस्तेमाल करो, क्या मतलब है, टैक्सेस आप कम कर दो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आप बढ़ा दो। तो जब टैक्सेस कम होंगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा खरीदारी करेंगे, और जब लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे तो क्या होगा, इससे इंपोर्ट्स बढ़ सकती हैं और आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो सकती हैं। फिर यूज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, सेम पॉलिसी विल बी अप्लाइड ओवर हियर। इंटरेस्ट रेट क्या कर दें, हम कम कर दें। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग सेव कम करेंगे, स्पेंड ज्यादा करेंगे, तो लोग बाहर से बाय करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इससे भी आपका करंट अकाउंट सरप्लस से फिर ठीक हो जाएगा। फिर रिमूव प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, आप ट्रेड बैरियर हटा दो। पहले लेट से आपने बैन लगाया हुआ था कि भाई आप किसी कंट्री से गुड्स नहीं मंगवा सकते, आपने वो बैन हटा दिया, अब क्या होगा, लोग वहां से इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो आइदर वे, ना करंट अकाउंट सरप्लस हमारे लिए अच्छा है, ना करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे लिए अच्छा है। तो हम चाहते हैं दोनों क्या रहे हमारे पास, बैलेंस रहे, स्टेबल रहे, सेम रहे, आगे पीछे ना जाए। ठीक है, अब आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लिख लो और उसको लिखना शुरू करो।